हेलो बेटा। आज हमारा जीएसटी का डेमो क्लास है। मैं आपको आज डेमो दे रहा हूँ जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग एक्सेल स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कोर्स हमारा कैसे चलेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको मैं आज इस डेमो में सारा बताऊंगा। अगर आपने मेरी पहली वाली डेमो नहीं ली है, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर आज ये वाली डेमो भी लेते हो तो आपको काफी चीजें क्लियर होएंगी कि हमें इस कोर्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। सब जिसको जीएसटी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको। पहले जीएसटी होता क्या है, जीएसटी रिटर्न्स क्या है, हम सीखने क्या वाले हैं। इस कोर्स में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। इस डेमो क्लास में आपको सारी डिटेल्स दूंगा। आपके जो जो क्वेश्चंस हैं मैं वो भी कवर करूंगा। ठीक है। बस एक बार मेरे साथ साथ चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे तो हम सब चीज समझ जाएंगे एक बार। ठीक है। तब गवर्नमेंट ने जीएसटी में 3 एक्ट बना रखे हैं। आप कहीं पे जाते हो इंटरव्यू के लिए, आपसे वो टाइप पूछता है कि जीएसटी के टाइप क्या है। सब जीएसटी के टाइप नहीं होते, वो एक्ट है पूरे। अब जिनको नॉलेज नहीं है वो सब टाइप बोलते हैं, जिनको नॉलेज है वो एक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो जीएसटी के सब टाइप नहीं होते, एक्ट होते हैं। और जिसने कभी जीएसटी लॉ पढ़ा नहीं वो टाइप बोलते हैं साहब। ठीक है। जीएसटी के टाइप क्या होते हैं तो आप समझो, जीएसटी के टाइप बोलो या आप एक्ट बोलो। ठीक है। वैसे एक्ट बने हैं पूरे। जीएसटी के अंदर एक होता है साहब आईजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी। यहां पे आई का मतलब है, आई का मतलब है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट, अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है किसी दूसरे राज्य के साथ तब आईजीएसटी लगता है। आप इनको टाइप बोल लो, आप इनको एक्ट बोलो। ठीक है। दोनों बातें सेम है। ठीक है। तो इंटरस्टेट, आई का मतलब क्या है साहब, इंटरस्टेट। आई का मतलब है जी इंटरस्टेट। ठीक है। अब लॉ में जो वर्ड लिखा हुआ है, लॉ में जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटरग्रेटेड। इंटरग्रेटेड। सब कोर्स में क्या क्या आएगा मैं इस डेमो के बाद बताऊंगा। लास्ट के 10 मिनट मैं आपको पहले कोर्स के बारे में समझा भी दूंगा कि हम कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे और कोर्स हमारा कैसे चलेगा। पहले आज डेमो ले लेते हैं। ठीक है। तो जीएसटी के अंदर आईजीएसटी का मतलब क्या हुआ, इंटरस्टेट। अगर मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन करी है, एनी ट्रांजेक्शन विद अदर स्टेट, दूसरे स्टेट के साथ अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी है तो सब आईजीएसटी लगेगा। सर थोड़ा सा समझाओ, सुनो साहब कैसे बात को समझो साहब। एक बार मान लो बायर किसी और राज्य में है और सेलर किसी और राज्य में है। मतलब खरीदने वाला किसी और राज्य में है और बेचने वाला किसी और राज्य में है। ये जनाब दिल्ली में है और ये जनाब यूपी में है। तो ट्रांजैक्शन यूपी से दिल्ली हो रही है, तो ऐसी जगह पे आईजीएसटी लगता है। ऐसी जगह पे आईजीएसटी लगता है। यूपी से एमपी, अगर एक ट्रांजैक्शन अगर दूसरे राज्य में हो रहा है, माल एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जा रहा है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी हमारा लगेगा। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बढ़िया। और सुनो सर, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सेम स्टेट में होती है तो वहां पे ये दोनों लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी का मतलब यहां पे है सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स। और एस का मतलब बेटा स्टेट। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, हिंदी में बोलते हैं केंद्र प्रशासित क्षेत्र। ठीक है। तो सी मतलब सेंट्रल और एस मतलब स्टेट। अगर कोई ट्रांजैक्शन, अगर मैं बात करूं एनी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर अंदर, विद इन स्टेट, तो साहब ये दोनों लगते हैं एक साथ, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी दोनों लगते हैं एक साथ। मतलब अगर बायर और सेलर दोनों सेम राज्य में है, दोनों सेम राज्य में, ये यूपी में है तो ये भी यूपी में है, खरीदने वाला भी यूपी में, बेचने वाला भी यूपी में, ये एमपी में तो ये भी एमपी में, ये दिल्ली में तो वो भी दिल्ली में। अगर दोनों ही सेम राज्य में है, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, तो साहब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगे एक साथ, एक साथ।
कैसे? मान लो कोई गुड्स बेचे गए हैं, कुछ माल बेचा गया है, गुड्स बिका है साहब, यूपी से दिल्ली बिका है, और उस गुड्स की जो वैल्यू थी, गुड्स की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 थी, उस पे जीएसटी का जो रेट आया वो आया लेट सपोज 18%। तो साहब यहाँ पे आई जीएसटी लगेगा 18%। 18% मान लेते हैं कि वो आइटम 18% वाला आइटम था, मान लेते हैं, तो 1800 रुपये आया। टोटल माल की कीमत हो गई 11,800। अगर यही वाले गुड्स, अगर यही वाले गुड्स सेम स्टेट में बिकते, मान लो दिल्ली से दिल्ली में बिकते, तो कैसे होता? गुड्स की वैल्यू 10,000 रुपए, ये जो 18% जीएसटी लगा है ना, ये आधा आधा लगता, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब 9% सेंट्रल गवर्नमेंट खाएगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट खाएगी। 900 रुपए इसके, 900 रुपए इसके, 11,800। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सेम राज्य में हो रही है तो साहब दोनों गवर्नमेंट को खाने को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है, तो ऐसे में ये जो आईजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, इसकी कलेक्शन, इसका जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खाने को मिलता है। हाँ जी, इतनी बात क्लियर हुई? अब समझो हम जिस टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं साहब, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, अब समझाते हैं। टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा सर। अब जीएसटी रिटर्न्स का मतलब है बेटा, हमने पूरे महीने में कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी, इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट को देनी होती है, वो भी मंथली देनी होती है, वो भी मंथली देनी होती है। अच्छा जी, अब एक बात समझना, हमने 10 क्लाइंट बनाए साहब, 10 क्लाइंट बनाए, और एक क्लाइंट 1,000 रुपए महीना बड़ी आसानी से पे करता है, 1,000 रुपीज, मेरे हुए 10,000 रुपए पर मंथ। साहब ये 10,000 रुपए ना, मैं बोलूंगा साइड इनकम। साइड इनकम इसलिए बोल रहा हूं कि ये 10 क्लाइंट का काम करने में ना मुझे 2 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 2 दिन बस, इससे ऊपर दिन नहीं लगेगा मुझे, मैक्सिमम 2 दिन, 2 डेज ओनली। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, 10 क्लाइंट से बढ़ाकर अगर हम 40 क्लाइंट बना लें, और एक क्लाइंट 1,000 रुपए महीना पे करता है, तो 40,000। साहब ये 40 क्लाइंट आप तब बना पाओगे जब मैं आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना सिखा दूंगा। जब आप मेरे क्लाइंट का काम करना आप सीख जाओगे, तभी 40 क्लाइंट भी बना पाओगे, आपको नॉलेज हो जाएगी कि यार इसका काम ऐसे करना है, इसका काम ऐसे करना है, आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आप क्लाइंट भी बना पाओगे। तो आप बोलोगे सर ये मेरी मेन इनकम है, तो बेटा ये जीएसटी रिटर्न सीखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, इतना आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सुनना आ रहा है, सुने। अब ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी कैसे होती है वो समझा रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ। हमें गवर्नमेंट को सेल और परचेज की इंफॉर्मेशन देनी है, उसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स, हमें गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन देनी होती है उसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न देना। सेल कितनी है, पूरे महीने में कितनी सेल्स हुई है, गवर्नमेंट को बता दो। पूरे महीने में कितनी परचेज करी है, गवर्नमेंट को बता दो। ये सारी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को देते हैं, इसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न। अब गवर्नमेंट ने रिटर्न के फॉर्म्स बना रखे हैं। गवर्नमेंट कहती है मुझे मुजबानी मत बता, मुझे फॉर्म भर के बता। तो साहब इसके फॉर्म्स आते हैं बेटा, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख लेना, तो चीज अच्छी है, सीखने वाली चीज है, काम भी आएगी। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नहीं हो तो लिया हो साहब, 2 मिनट में वेट कर लूंगा, कॉपी पेन ले, चीज अच्छी है इसलिए लिखना। गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्म्स निकाल रखे हैं, GST-R1। अब समझना, ये जीएसटी फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो पूछेगा कि R1 क्या होती है, तो आप बताना कि सर वो सेल्स की डिटेल्स आती है। जब आपको भरना सिखा दूंगा, करना सिखा दूंगा, तो आराम से बता पाएंगे। थोड़ा सा थियोटिकल पोर्शन है, लिख लो, काम आएगा भैया। GST-R1 में हम डालते हैं सेल्स, सेल्स चढ़ाते हैं। इसमें हम 2 तरीके से सेल चढ़ाते हैं बेटा, एक चढ़ाते हैं B2B सेल्स और एक चढ़ाते हैं B2C
सर ये B2B क्या होता है? B2B क्या होता है? देखो सब सुनो, B2B क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा बिजनेस टू बिजनेस। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस टू बिजनेस, उसको बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शन। सर बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये है कि मान लो मैं माल बेच रहा हूं और मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं आपको माल बेच रहा हूं और आपके पास भी जीएसटी नंबर है, तो इसको बोलेंगे B2B ट्रांजैक्शन। अगर सेलर के पास जीएसटी नंबर है, वो माल बेच रहा है बायर को, जो खरीद रहा बायर, उसके पास भी जीएसटी नंबर है, तो दिस ट्रांजैक्शन इज B2B ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा ये B2B ट्रांजैक्शन है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर B2C क्या होता है समझे? बिजनेस टू कस्टमर। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बिजनेस टू कस्टमर, जो बेचने वाला है, जो सेलर है साहब, उसके पास जीएसटी नंबर है, लेकिन कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी ट्रांजेक्शन। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन हमें जीएसटी में चढ़ानी होती है, B2B और B2C। जो B2B जाती है वो बिल वाइज जाती है, मतलब हमें एक एक बिल, सिंगल सिंगल बिल अपलोड करना पड़ता है, सिंगल सिंगल बिल। माल कितना, मतलब उसमें ट्रांजेक्शन कितनी वैल्यू है, डेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, ये जाती है साहब बिल वाइज। एक एक बिल चढ़ाना पड़ता है, सिंगल सिंगल बिल, सिंगल सिंगल बिल चढ़ाना पड़ता है। लेकिन जो B2C जाती है साहब, ये टोटल जाता है। टोटल कैसे जाता है? टोटल स्टेट वाइज, स्टेट वाइज और रेट वाइज, स्टेट वाइज और रेट वाइज। सर क्या मतलब है? अभी समझा रहा हूँ बेटा। स्टेट वाइज और रेट वाइज। बिल वाइज तो समझते हो, बिल वाइज एक एक बिल, सिंगल सिंगल बिल। आपने मान लो आपने 40 बिल काटे पूरे महीने में, तो 40 बिल अपलोड कर दो उस पर, सिंगल सिंगल बिल चढ़ा चढ़ा के सारे आप अपलोड कर दो। लेकिन B2C क्या होता है? वो जाता है टोटल वाइज। अब समझना B2C के बारे में बता रहा हूँ, B2C कैसे चढ़ता है। B2C के बारे में बता रहा हूँ कि B2C को जीएसटी R1 में कैसे चढ़ाते हैं साहब। मान लो आपने दिल्ली के अंदर आपने 5% वाले आइटम बेचे, बहुत सारे 5% वाले आइटम बेचे दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। आप क्या करोगे? इन सबका एक टोटल कर दो, इसकी एक एंट्री पास कर दो। आपने दिल्ली में 12% वाले आइटम बहुत सारे बेचे, जिसका जीएसटी का रेट 12% था, वो आपने बहुत सारे बेचे, 12% वाले बहुत सारे आइटम बेचे, उसका एक टोटल कर दो, उसका एक टोटल कर दो। आपने 18% वाले बहुत सारे आइटम बेचे, उनकी एक टोटल मार दो। तो आप यहाँ पे 3 एंट्री पास करोगे, एक एंट्री इसकी पास करोगे, एक एंट्री इसकी पास करोगे, एक एंट्री इसकी पास करोगे। आपने यूपी में बहुत सारे बेचे, 5% वाले इसके बेचे, 12 वाले बहुत सारे बेचे, ऐसे 18 वाले बहुत सारे बेचे आपने। तो साहब एक एंट्री आप इसकी पास करोगे, पांचवी एंट्री ये, छठी एंट्री ये। इसको बोलते हैं बिल वाइज और मतलब स्टेट वाइज और रेट वाइज। स्टेट वाइज में दिल्ली 5% की एक एंट्री, दिल्ली 12 की एक एंट्री और दिल्ली 18 की एक एंट्री। सेम है यूपी पर 5% की एक एंट्री, यूपी 12 की दूसरी एंट्री और यूपी 18 की तीसरी एंट्री। B2B B2C जाता है रेट वाइज, स्टेट वाइज और रेट वाइज। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो साहब आर वन में हमारी सेल्स जाती है B2B फॉर्म में और B2C फॉर्म में। सब भरनी सर, भरनी कब होती है बेटा? अगले महीने की 11 तारीख तक हमें ये भर देनी होती है। ड्यू डेट। सर आप में से जो जो बच्चा मुझे एडमिशन ले चुका है, ठीक है, उसको तो नोट करना ही है, ठीक है साहब, उसको तो नोट करना ही है। और जिसने एडमिशन नहीं लिया है उसकी मर्जी है साहब, ठीक है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है। और जो एडमिशन ले चुका है बेटा आप में से, तो उसको कंपलसरी है, उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आप लोगों से मैं पूछूंगा, जो पढ़ रहे हो पूछूंगा साहब, ठीक है। तो ड्यू डेट
कि R1 की ड्यू डेट क्या होती है, हमें R1 कब भरनी होती है साहब, अगले महीने की 11 तारीख तक ये आपको R1 भरनी होती है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ सर थोड़ा सा समझा दो, देखो बेटा अभी क्या चल रहा है, हमारा नवंबर चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा नवंबर। अब नवंबर में मैंने पूरे महीने में कितनी सेल्स करी, अब नवंबर में तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें तो मैं सेल्स कर रहा हूं। मैं इसको बताऊंगा कब, अगले महीने। अगले महीने कब, दिसंबर में। और कब तक बतानी है, 11 तारीख तक बता देना है। 11 को बता दो या उससे पहले पहले बता दो, 11 के बाद बताओगे तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो मैं भी समझा दूंगा आपको दिक्कत क्या है। बट आपको कब भरनी है, 11 तारीख तक भरनी है, इसको हम बोलेंगे ड्यू डेट। जैसे ड्यू डेट किसकी, R1 की। R1 की ये होती है ड्यू डेट। तो सेल्स हमारी किस में जाती है साहब, R1 में। किस में जाती है, R1 में। कब भरते हैं उसको, 11 तारीख को। भाई किसी कुछ क्वेश्चन आई थी, हाँ बेटा राजू। नहीं नहीं उसमें R1 पे नहीं लगता, R1 पे नहीं लगता, 3B पे लगता है। R1 पे कोई पेनल्टी नहीं है, बट इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है मैं भी बताऊंगा, अभी इसी इसी क्लास में बताऊंगा, अभी बताऊंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखे बताऊंगा, ठीक है। कि अगर आपने 11 तारीख निकल गई, आपने 13 तारीख को भरा, 14 तारीख को भरा, 15 तारीख को भरा, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या दिक्कत आएगी, मैं भी बताऊंगा साहब, ठीक है। अभी आपको बस ये समझे कि R1 को हमें 11 तारीख तक भरनी है, ये इंपॉर्टेंट किस्सा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कि सर सेल्स की बात तो हो गई, अब परचेज की बात बताओ। सुनो साहब, परचेज में आपकी आती है 2A और 2B। ये दोनों ही रिटर्न परचेज की होती है, ये भी परचेज की है और ये भी परचेज की है, ये भी परचेज की, ये भी परचेज की है। अब समझना था, जो भी मैं आपको बता रहा था ना कि दिक्कत क्या होती है, वो दिक्कत आपको भी यहां समझ में आएगी। मान लो, मान लो मैंने 5 जनों से माल खरीदा, ए से खरीदा, बी से खरीदा, सी से खरीदा, डी से खरीदा और ई से खरीदा। ये 5 जनों से मैंने माल परचेज किया है, तो इन लोगों ने क्या किया होगा, सेल किया होगा। अगर साहब मैंने परचेज किया है तो इन लोगों ने सेल्स की होगी, ठीक है जी। साहब अगर अगर इस ए बी सी डी ने सेल्स करी है तो ये अपनी क्या क्या भरेंगे, R1 भरेंगे। क्या भरेंगे, अपनी R1 भरेंगे। उसमें मेरा नाम लिखेंगे कि इन्होंने सुमित सर को सेल करी है, हाँ या ना, ठीक है जी। अब अब मिस्टर ए ने अपनी रिटर्न भर दी, R1 भर दी 9 तारीख को, बी ने भरी 10 तारीख को, इसने भरी 11 तारीख को, इसने भरी 13 तारीख को, और इस जनाब ने तो भरी ही नहीं है। नॉट फाइल, नॉट फाइल्ड। तो 5 जनों में से 3 जनों ने टाइम पर भर दी, इन्होंने तो टाइम पर भरी है, इन तीनों ने तो बिल्कुल टाइम पर भरी है, 11 से पहले पहले या 11 को भर दीजिए। इसने लेट कर दिया, इसने लेट फाइल करा, और इसने तो भरा ही नहीं है, इसने भरा ही नहीं। मैंने तो माल पांचों से खरीदा था ना, मैं तो माल पांचों से खरीदा था। अब सुनना सा, टू ए जो परचेज की होती है, ये जो टू ए जो परचेज की होती है, इसमें कैसे कैसे आएगा, इस टू ए में आपको कौन कौन दिखेंगे। मैंने माल खरीदा है, इन्होंने सेल करा होगा। जब ये सेल कर देंगे मेरे पास, ये शो करेंगे टू ए के अंदर। ए दिखेगा इसमें, मुझे बी दिखेगा इसमें, मुझे सी दिखेगा इसमें, मुझे डी दिखेगा इसमें। वो चारों लोग दिखेंगे जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दी, चाहे टाइम पर करी चाहे टाइम पर नहीं फाइल करी, ये चारों के चारों मुझे इसमें दिखेंगे। मुझे एक नहीं दिखेगा, कौन, ई। इसने तो फाइल ही नहीं करा, इसने तो फाइल करा ही नहीं। मुझे ये जो चार है ए बी सी डी, ये चारों टू ए में दिखेंगे, चाहे उन्होंने टाइम पर भरी हो चाहे ना भरी हो। लेकिन टू बी में सिर्फ मुझको वही दिखेगा जिसने टाइम पर भरा है। सिर्फ ए दिखेगा, सिर्फ बी दिखेगा, सिर्फ सी दिखेगा। तो और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है साहब, टू ए इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। टू बी, सॉरी टू बी इंपॉर्टेंट है, टू ए इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी इंपॉर्टेंट है। जिसने टाइम पर भरा है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ये ई का क्या होगा, सर ई को तो आप फोन करोगे, दो चार बातें सुनाओगे उसको कि भैया रिटर्न फाइल कर, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, तू फाइल करेगा तभी तो मेरे परचेज में दिखेगा। तो ई को तो आप
सुना दोगे। व्हाट अबाउट डी, डी का क्या होगा साहब, डी का जो डी आपका 2A में इस बार आया है 2B में नहीं आया, ये आपको अगली बार 2B में भी दिखेगा, नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ की 2B में आपको ये डी दिखेगा, नेक्स्ट मंथ की 2B में दिखेगा, इस बार 2B में नहीं दिखेगा आपको, ये अगले महीने की 2B में जाएगा, इस बार की 2B में नहीं जाएगा। अब इससे घाटा क्या होगा, 2B में ना आने का घाटा क्या है वो बता रहा हूं साहब, सुने। अरे इसको तो लिखना था आपको, ये जाएगा नेक्स्ट मंथ 2B, ये नेक्स्ट मंथ की 2B में पहुंचेगा, इस बार की 2B में नहीं आएगा। अब 2B में ना आने का घाटा सुनो, जीएसटी लाइबिलिटी, साहब लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी, कि गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है। जीएसटी की लाइबिलिटी क्या बनती है, आप क्या करोगे, सेल का टैक्स जो आपने कस्टमर से लिया है, माल बेचा, माल बेचा कस्टमर से टैक्स ले लिया, सेल के टैक्स में से आपको माइनस करना है परचेज का टैक्स। मेरी बात समझना, मैंने कस्टमर को मैंने 10,000 रुपए का माल बेचा, 1,800 रुपए का मैंने उस पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, 11,800। अब ये 11,800 में तो मेरे पैसे तो कुल 10,000 है ना, 11,800 में से मेरे पास मेरे पैसे तो कुल 10,000 ही है ना, बाकी 1,800 रुपए तो गवर्नमेंट के साथ, ये पैसा मुझे किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट कहती है काम कर भाई, ये जो तूने कस्टमर से 1,800 रुपए लिए है ना, जो सेल का टैक्स तेरा 1,800 रुपए आया है, जो सेल का टैक्स तेरा 1,800 रुपए आया है, ये पूरा मुझे मत दे, ये पूरा मुझे मत दे, इसमें से वो माइनस कर ले जो तू परचेज पे टैक्स देकर आया है, तो वो माइनस कर ले, और जब बच जाए तो मुझे दे दियो, अगर बच जाए तो मुझे दे दियो। मुझे 1,800 रुपए गवर्नमेंट को देने थे, अब 1,800 में से परचेज का टैक्स माइनस हो रहा है, तो मेरा तो बेनिफिट हो गया ना, मुझे कम देने पड़ेंगे। तो ये जो सेल का टैक्स आया है, ये जो सेल का टैक्स आया है, मैंने कस्टमर से टैक्स लिया है, ये पैसा मेरा थोड़ी है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट कहती है काम कर भाई, ये पूरा पैसा मुझे मत दे, इसमें से वो पैसा माइनस कर ले जो तू परचेज पर देकर आया है, वो भी तो तेरे का खर्चा था। अब मेरा तो फायदा हो गया, कहा मुझे पहले 1,800 रुपए देने पड़ रहे थे, अब मुझे पैसा कम देना पड़ रहा है। अब मान लो मैंने ए से परचेज करा था, तो ए का टैक्स आया था 200 रुपए, सबका 200 रुपए टैक्स आया था, इसका भी 200 रुपए टैक्स आया था परचेज पे, इस पे भी 200 रुपए टैक्स आया था, इस पे भी 200 रुपए टैक्स आया था, इसका भी 200 रुपए टैक्स आया था, ठीक है। मैंने टोटल 200, 400, 600, 800, 1,000, मैंने 1,000 का मेरा परचेज का टैक्स आया हुआ है। अगर ये पांचों के पांचों अगर ये पांचों के पांचों टाइम पर भर देते, तो साहब मुझे इसमें से 1,000 रुपए माइनस करने को मिल जाते, और मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को 800 रुपए देने थे, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को 800 रुपए ही देने थे। लेकिन मुझे इस ई ने धोखा दिया, इसने तो रिटर्न भरी ही नहीं, इसको तो मैंने सुना दिया कि रिटर्न भर भाई। इस डी ने, जिसने लेट भरा है, इसने भी धोखा दिया, इसने 11 तारीख को भरना था, इसने भी धोखा दिया। तो मुझे टैक्स का बेनिफिट किस किस का मिलेगा, जो साहब 2B में जाएगा, जो 2B में जाएगा, सिर्फ इन तीनों का ही बेनिफिट मुझको मिलेगा, जिसने अपनी R1 टाइम पर भरी है। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, R1 को भरना क्यों जरूरी है। तब कस्टमर का फोन आएगा, आपको सुनाएगा कि भैया क्या करता है, रिटर्न लेट फाइल करता है, टाइम पर भरा करना, मेरा मेरा नुकसान हो रहा है। अब मुझे टैक्स का सिर्फ कितना बेनिफिट मिलेगा, बस इस 2B में जो आया हुआ है, बस उतना बेनिफिट मिलेगा। 200 रुपए अगली बार जाएंगे डी के, एबीसी का तो मुझे अभी मिल जाएगा, डी का अगली बार मिलेगा। बताओ, जरूरत मुझे अब है, अगले महीने तो अगली और परचेज आ जाएगी ना मेरी, मुझे तो जरूरत अब थी, उसने डिले कर दिया। बताओ, तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, 600 रुपए का, मुझे 600 रुपए का बेनिफिट मिलेगा ए बी और सी का, और बाकी के जो पैसे बच गए 1,200 रुपए मुझे जमा करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब किसी का क्वेश्चन तो पूछो साहब एक बार, अब पूछो साहब एक बार। भैया लिखना तो लिख लो, काम की चीज है, लिख सकते हो। भाई किसी का क्वेश्चन है पूछो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। टू वे क्या होती है, टू बी क्या होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी, ठीक है।
जीएसटी का पोर्टल खोल के भी समझाऊंगा, दिखाऊंगा सब। अभी यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछो भैया। नहीं है, चलो जी बढ़िया। देखो, इतना बात क्लियर हुई ना। सेल का टैक्स माइनस परचेज का टैक्स, जो बच गया वो गवर्नमेंट को देना है। अच्छा, इस परचेज के टैक्स को बोलते हैं बेटा, परचेज का टैक्स इनपुट। आप टैक्स क्या हो रहा है, आपके पास टैक्स आ रहा है, 10 मिनट इनपुट, इनपुट टैक्स। आप उसको माइनस कर पा रहे हो, उसका मतलब आप इनपुट का क्या ले पा रहे हो, क्रेडिट ले पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आप कंपनी में जाओगे तो पूछेगा सामने वाला, आपको पता है ईटीसी क्या होता है, तो आप बताओगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज का टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। जो माल हमने खरीदा है उसका हमें इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। सेल के टैक्स को बोलते हैं बेटा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। परचेज के टैक्स को इनपुट टैक्स और सेल के टैक्स को आउटपुट टैक्स। आप में से जो जो बच्चा कॉमर्स का होगा उसने 11th-12th में बात पढ़ी होगी कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है। बट इस ये बात आपको पता होनी चाहिए, आईटीसी बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपको परचेज का टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला तो मतलब आपको आईटीसी नहीं मिला। ठीक, आओ अब अगली रिटर्न के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आती है 3B, जीएसटी 3B। अच्छा, ये जो दोनों रिटर्न है ना साहब, 2A 2B, ये हम भरते नहीं है, ये हमें भरनी नहीं होती, सिर्फ चेक करनी होती है। ये हमें सिर्फ चेक करनी होती है, ओनली फॉर चेकिंग पर्पस, बस। भरनी नहीं होती। भरनी तो हमें सिर्फ R1 होती है, हम R1 भरते हैं, 11 तारीख तक हमें R1 भरनी होती है, हमें सिर्फ ही चेक करनी होती है साहब, ठीक है, ओनली फॉर चेकिंग पर्पस, ठीक है। अब हमें जो भरनी है साहब, अब भरनी है 3B, 3B। ये भी हमें फाइल करनी पड़ती है। इसकी ड्यू डेट है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 20 तारीख तक हमें 3B भरनी होती है। सर सेल हमने R1 में डाल दी, परचेज हमारी 2B में आ गई, तो 3B में हमें क्या करनी है, दोनों। 3B में दोनों आता है डेटा, 3B के अंदर दोनों डेटा आता है। 3B में आपका ये दोनों डेटा आता है, R1 और 2B। R1 से डिटेल्स उठकर यहां पर आ जाएगी, 3B में आ जाएगी। 2B से डिटेल्स उठकर 3B में आ जाएगी। R1 में हमारी क्या थी, सेल। 2B में हमारी क्या थी, परचेज। ये दोनों इंफॉर्मेशन उठकर 3B में आ जाती है। यहाँ पे टोटल सेल, एक मिनट, 3B के अंदर टोटल सेल्स, टोटल सेल्स और टोटल परचेज आती है सर 3B के अंदर, और हमें भरने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोफिल बन, ये ऑटोफिल आता है। ये क्या आता है, ऑटोफिल, ऑटोफिल। R1 में भरी थी हमने एक एक बिल, उसका सम उठकर अपने आप आ जाएगा 3B के अंदर। 2B में भरी थी, 2B में परचेज आई थी, वो भी उठकर अपने आप पहुंच जाएगी 3B के अंदर। तो ये ऑटोफिल डेटा आता है। कभी कभी क्या होता है, जब अकाउंटेंट नया नया होता है साहब, उससे ना डिलीट हो जाता है डेटा। ऑटोफिल डेटा आता है, वो कभी क्या करता है, उसको बैकस्पेस से डिलीट मार देता है। तो उसको हाथ से हम डाल सकते हैं, मैनुअली डालने का भी ऑप्शन होता है। ऑटोमेटिक तो आता ही आता है, अगर मान लो डिलीट हो जाए तो हाथ से लिख दो उसको, तो हम उसको ऑटोफिल कर सकते हैं। हाँ सर, R1 से उठकर सेल्स 3B में आ गई, 2B से परचेज उठकर 3B में आ गई, तो ये दोनों डिटेल्स हमारी 3B में आ जाती है। 3B में अगले महीने की 20 तारीख को भरनी होती है, और गवर्नमेंट इसी में आपसे टैक्स लेती है। अगर आपका सेल का टैक्स ज्यादा है परचेज के टैक्स से, और परचेज का टैक्स आपका कम है, तो आपको गवर्नमेंट को पैसा देना होगा, टैक्स जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, टैक्स आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको जीएसटी पोर्टल आपको दिखाता हूँ एक बार, सारा दिखाता हूँ एक बार ये सारा, ठीक है, फिर मैं आपको कोर्स के बारे में समझा दूंगा बेटा एक बार। हाँ बेटा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो हमने अभी रिटर्न्स के बारे में पढ़ा था, R1 2B 2A 3B, अब मैं आपको वो एक बार मैच करवा सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से वो डेटा आता है। मैंने अपने क्लाइंट का लॉगिन करा है साहब, लॉगिन आईडी करा, मैं उसका ओपन करा है जीएसटी के अंदर। मैं गया फाइल रिटर्न्स पे,
मैं आपको अक्टूबर महीने का मैच करवा रहा हूँ। अक्टूबर, सर्च। R1 में मेरी सेल्स की डिटेल्स आती है। R1 के अंदर मैंने R1 खोला, ये देखो R1 में B2B हमने भर रखे हैं, 47 बिल चढ़ा रखे हैं, एक एक सिंगल सिंगल बिल चढ़ाया साहब, सिंगल सिंगल बिल। उसके बाद B2C में टोटल स्टेट वाइज और रेट वाइज अभी बताया था मैंने आपको। B2C ओपन करा, देखो देखो उत्तर प्रदेश की एक एंट्री चढ़ा रखी है, गुजरात की एक एंट्री चढ़ा रखी है। इस तरह से टोटल चढ़ता है साहब इसके अंदर, स्टेट वाइज और रेट वाइज। अगर आप ये देखोगे साहब 47 वाले बिल, ये देखो सिंगल सिंगल बिल चढ़ा रखे साहब, इसके 4 बिल है, इसका 1 बिल है, इसके 3 बिल है, इस तरह से सिंगल सिंगल बिल चढ़वा रखे, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ये आपका आया R1 के अंदर। मैं आपको समरी दिखाता हूँ साहब। इसमें 16 लाख की हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, 16 लाख की हमारी सेल्स है, 2 लाख और 43 का हमारा टैक्स है, IGST, CGST और SGST, ठीक है। अब ये जो टैक्स है ये कहां जाएगा? 3B के अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली। R1 की जो डिटेल्स है वो कहां जाती है? 3B के अंदर जाती है साहब ऑटोमेटिकली। R1 की जो सेल्स है वो कहां आएगी? 3B के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब 3B खोल के दिखाता हूं आपको। ये 3B हम गए, 3B के अंदर आए साहब। 3.1 इसमें आती है हमारी आउटवर्ड सेल्स, मतलब जो हमने सेल्स करी है वो इसमें आएगी। देखो ये आ गई, 16 लाख की सेल्स आ गई, 2 लाख का टैक्स, 43 का टैक्स। हमने ये, मैंने भरा नहीं था, ये ऑटोफिल आया था, ये ऑटोफिल वहां से आया था। हमने बस चेक करा था कि R1 में जो भरी है कि वो सारी सेल्स उठकर 3B में आई या नहीं आई, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, बस हमने चेक करा था। बट R1 में हमने खुद भरा था, ठीक है, ऑटोफिल नहीं हुआ था। अब आपको 2B दिखाता हूँ साहब। अब आपको मैं 2B मैच करवाता हूँ साहब। आप 2B पे आए, आपने 2B खोला। अच्छा, 2A और 2B में फर्क बता दिया मैंने। 2A के अंदर सारी परचेज आती है, चाहे उसने टाइम पर भरी हो, टाइम पर ना भरी हो। लेकिन 2B में सिर्फ वही आता है जिसने टाइम पर भरी होती है, वही 2B में आता है। आपने 2B खोला, आपने देखा 800 रुपए का IGST टैक्स आ रखा है, 80-80 हजार रुपए का हमारा CGST और SGST टैक्स आ रखा है। तो बेटा ये जो टैक्स आया है, परचेज का जो टैक्स आया है, ये कहां जाएगा? 3B में जाएगा। जो परचेज का जो टैक्स है, जो परचेज का जो टैक्स है ये वाला 2B वाला, ये कहां जाएगा? 3B के अंदर जाएगा, सीधा 3B के अंदर जाएगा। देखो जी, ये भी चेक कराता हूं आपको। आप गए अक्टूबर में, मैंने करा सर्च, 3B, यहां का डेटा यहां उठ कर आएगा 3B के अंदर। तो आपने 3B खोला, एलिजिबल ITC किसे बोलते हैं? इनपुट टैक्स करेक्ट। आपको किसका करेक्ट मिलेगा, जैसा एलिजिबल, आपने से खोला, देखो ये लिखा हुआ ऑल अदर ITC, 800 रुपए, 80 हजार और 80 हजार। तो ये हमारा टैक्स उठकर 3B में आया। फिर ये दोनों टैक्स माइनस होंगे, जो टैक्स ज्यादा है, अगर सेल का टैक्स ज्यादा है, परचेज का टैक्स कम है, तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। अगर परचेज का टैक्स ज्यादा है, सेल का टैक्स कम है, तो जो टैक्स बच जाएगा वो अगले महीने काम आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जीएसटी रिटर्न फाइल होती है। मैं आपको एक एक क्लाइंट का डेटा आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जब आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं आपके क्लाइंट का ID पासवर्ड भी शेयर करूंगा, ताकि आप काम कर सको। प्रैक्टिकली हम लोग काम करेंगे। तो साहब ये हमारा आज का GST का टॉपिक था। और जिन बच्चों को ये जानना है कि सर आप इस कोर्स में